फिर से वापस आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपनी 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान कर दिया, लेकिन आज उनकी चारों योजनाएं कागज से जमीन पर आने से पहले ही चारों खाने चित नजर होती आ रही हैं। आखिर क्यों? एक कहावत है, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। कुछ ऐसी ही हालत है प्रधानमंत्री के आदर्श ग्राम योजना की। प्रधानमंत्री की ये योजना धरातल पर उतरे उससे पहले ही इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि आदर्श ग्राम योजना के तहत आखिर किस गांव की तकदीर बदलने वाली है, ककरहिया गांव की या फिर जयापुर गांव की। दरअसल अब से पहले बनारस से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहनिया क्षेत्र का ककरहिया गांव सुर्खियों में था। चर्चा थी कि मोदी इसी गांव को गोद लेंगे। अधिकारियों ने गांव में जाकर तैयारी भी की थी। अब इस गांव का नाम कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मीडिया में नाम लीक होने की वजह से ककरहिया की जगह अब अराजी लाइन के जयापुर गांव को चुना जा सकता है। माध्यम से और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा पता चला कि हमारे गांव को गोद ले रहे हो, लेकिन उसके बाद वाराणसी जिले में और गांवों के नाम आने लगे। हम लोगों को बात इस तरह की होने लगी, हर जगह लोग बात करते थे। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ कार्यालय पर अपना एक प्रार्थना पत्र देने आए थे। गाँव की जनता की तरफ से समस्त गाँव की जनता अपना प्रार्थना पत्र संगठन मंत्री। जी हाँ, सूत्रों की माने तो अब जयापुर गांव को गोद ले सकते हैं मोदी। ये गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है। आजादी के इतने साल बाद भी इस गांव में अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यही नहीं, गांव में आधे से भी कम घरों में शौचालय है। बिजली भी ठीक से नहीं आती। ऐसे में ग्रामीणों को सिर्फ मोदी से ही उम्मीद है। जब से कम सुने हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश को मेरे गांव को गोद देने वाले हैं, तब तो ये मेरे गांव का बहुत विकास होगा। मेरे गांव को जितनी जिस चीज़ की आवश्यकता है सर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रोजगार की व्यवस्था है चाहिए और क्या कहते हैं सब कुछ रहते हुए यहाँ पे सबको कोई सेफ नहीं है। उनको इतनी खुशी है, छोटे से लेकर बड़ों तक इतनी खुशी है कि हम लोग अपनी खुशियों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उनको इतनी खुशी है, छोटे से लेकर बड़ों तक इतनी खुशी है कि हम लोग अपनी खुशियों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था नहीं है और शौचालय नहीं है, सड़क नहीं है, जिससे हम लोगों को लगता है कि इस गांव की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो उनके सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। ये हमारे गांव को उनकी बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता से अधिक हमारे गांव को उनकी ज़रूरत है। इसलिए कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर गांव कोई देखा जाए तो हमारा ही गांव है। न तो हमारे गांव में नाला है, न तो अच्छी सड़कें हैं, न तो पानी की अच्छी व्यवस्था है। आप देख ही रहे होंगे। अब ये तो हम लोग अभी तक आकलन आज से किए हुए हैं। 14 तारीख से हम लोग आकलन में है कि नहीं मोदी जी हमारे गांव को गोद ले लिए हैं। पूरी तस्वीर बदल जाएगी और जयापुर गांव का उत्तर प्रदेश नहीं लेकिन हम भी लगेंगे उसमें भारतवर्ष में एक आदर्श गांव के रूप में देखा जा। ये हमारी कल्पना है और साकार होती दिखाई दे रही है। हमको तो पूरी आशा उम्मीद है, 100% उम्मीद है, क्योंकि जब हमारी उनसे बात हुई थी शॉर्ट सर्किट में तो उन्होंने कहा था कि प्रधान जी आपके गाँव को मैं देखूँगा। और वह नज़ारा आज हमारे सामने आ रहा है कि लाख लोगों के कोशिश करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी इसी गांव को गोद ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी का रिश्ता जयापुर से पुराना है और उन्होंने चुनाव के दौरान इन गांवों के विकास का वादा भी किया था। इसलिए सभी को पूरा भरोसा है कि मोदी अपने वादे को निभाते हुए इस गांव को गोद लेंगे और जयापुर की तस्वीर बदलेगी। लेकिन सवाल ये है कि ककरहिया गांव का क्या होगा, जिसे पहले गोद लेने की बात हो रही थी। क्या ककरहिया गांव के लोगों का दिल नहीं टूटेगा? आखिर ये गलती किसकी है? आशुतोष सिंह, के न्यूज, वाराणसी।
चलिए, हमारे साथ अभी भी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 2 योजनाओं की तो बात हमने कर ली थी, लेकिन अगर लेकिन इस रिपोर्ट में जी साफ तौर पर ककरहिया गांव के लोगों ने कहा है कि हमारे गांव का पहले चयन हुआ था। मनोज जी ने इस रिपोर्ट को देखा या सुना होगा मेरे ख्याल से, तो इस रिपोर्ट को देखने या सुनने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, एक बार वो भी जान लेना जरूरी है। चलिए जी मनोज जी। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हमारा उनसे संपर्क कट गया है। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित, अभी जितना भी हम लोगों ने चर्चा की थी, जिस तरह से अभिरंजन जी ने पूछा था मनोज मिश्रा जी से, और उन्होंने जवाब दिया कि जानकारी ही नहीं है। कार्यकर्ताओं, पार्टी को कुछ जानकारी है, प्रशासन को कुछ जानकारी है, गांव वालों को कुछ जानकारी है, सब कुछ एकदम मिला जुला है, जिससे जैसा कि सबको अलग अलग जानकारी है। ये जो विषय है वो मनोज जी उससे बिल्कुल भटके हुए हैं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ये प्रश्न करता हूँ कि एक आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने पहले करीब देश के सामने ला करके रखी। उनके लोकसभा में 281 सांसद हैं, उनके एनडीए में 335 के आसपास सांसद की संख्या है। उनमें से केवल आज तक 7 सांसदों ने 7 गांवों का चयन किया है। और जैसा कि संपादक जी कह रहे थे कि देश 70% देश आज भी हिंदुस्तान गांव में बसता है, 6 लाख से अधिक गांव हैं, तो 500 गांव अगर चुन भी लिए जाएंगे तो कौन से तरीके से अन्य गांवों को हम संतुष्ट कर पाएंगे। और जो लोकतांत्रिक अधिकार है, सामान्य विकास की धारा सारे जगहों पर जानी चाहिए, क्या उस योजना से सारे गांवों को संतुष्ट किया जा सकता है? अभी 2 गांवों में झगड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में झगड़ा खड़ा करने की स्थिति हो रही है। तो जो योजना इसमें केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के टकराव की क्या बात थी? 281 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो अभी तक गांव का चयन नहीं कर पाए। आधारभूत ढंग से अगर सोचा जाए तो ये योजना ही गलत है, जो कि इसका कहा जा रहा है कि शुरुआत में ही जब ये स्थिति आ गई है, आपके सांसद खुद इस योजना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपके जो घटक दल हैं वो खुद इस योजना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और एक गांव का विकास करिए तो दूसरे गांव को कैसे आप समझाएंगे? और उस गांव के चयन का आधार क्या केंद्र सरकार ने रखा है कि क्यों ये गांव चुना जाए और क्यों उसके बगल वाला गांव न चुना जाए? उसके चयन का अधिकार क्या रखा, उसका सिस्टम क्या, उसकी मेरिट क्या रखी गई है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी का ये चटपटा प्रचार पाने की जो योजना लाए थे, वो उसको हिंदुस्तान में पूरी तरीके से नाकार साबित हुई है। और समय बीतने दीजिए, अभी 2 आत्महत्या और 1 आत्महत्या का प्रयास हो रहा है। अभी गांव-गांव से विस्फोट की स्थिति आएगी कि हमारे गांव का विकास नहीं तो बगल का क्यों? कमोबेश सारे गांव की यही स्थिति है। ऐसी योजना आनी चाहिए थी जो देश के गांव को एक समान रूप से विकास के लिए देती, जो कार्यक्रम देते ये, तो उसको स्वीकारा जा सकता था। कौन सा जनप्रतिनिधि, कौन सा सांसद जिसके एक क्षेत्र में 1500 से 2000 गांव होते हैं, वो एक गांव चुनेगा? उसकी जवाबदेही तय होगी, वो निकल पाएगा अपने क्षेत्र में, ये तय कर लिया जाए। इसीलिए तो सांसद कोई नाम देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आज प्रधानमंत्री के क्षेत्र में खुद ही मारामारी की स्थिति आपका चैनल दिखा रहा है। दूसरा विषय जो आप लेकर के अभी यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये सफाई अभियान हम चलाएंगे हिंदुस्तान में। ठीक है, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, उनको जो है जनता को संदेश देने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र की सरकार ने समीक्षा की कि किन किन प्रदेशों पर कौन कौन से संसाधन है, किस तरीके का वहां पर पर्यावरण को प्रदूषित करने के साधन है, हम उनको किस तरीके की सहायता देने जा रहे हैं, किस तरीके का प्रोत्साहन हम उन्हें देने जा रहे हैं जिससे कि लोग इसको स्वीकार करें और वहां की सरकारें ये काम करें, और उसको किस तरीके से ये तय किया जाएगा कि ये जो योजना चल रही है काम पर आ रही है, या खाली रोज टेलीविजन पर करोड़ों अरबों रुपए का प्रचार आ जाए, रोज अखबारों में आ जाए प्रचार। और तीसरी योजना जो आप कह रहे हैं कि गंगा का, अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साक्षी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री की 4 योजनाएं, कहीं ना कहीं उसमें जो स्थितियां बन रही हैं वो सवाल कई खड़े कर रही हैं। गांव योजना पे बात कर लेते हैं। क्या साक्षी महाराज, गांव योजना पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। आदर्श ग्राम योजना की बात कही गई थी, जोर शोर से इसका प्रचार किया गया, लेकिन बीजेपी के अभी 7 सांसद ही 7 गांव को गोद ले पाए हैं। 281 सांसद हैं और सिर्फ 7 ही इस पर अभी तक विचार कर पाए हैं। और उसमें भी ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि एक गांव कहता है कि पहले हम पर विचार किया गया, हमको गोद लेने की बात कही गई, फिर कुछ दिनों बाद दूसरा गांव सामने आ जाता है कि नहीं हम पर होगा। तो इस तरह से गांव भी आपस में लड़ रहे हैं और सांसद भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। साक्षी महाराज जी। हेलो जी साक्षी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? साक्षी महाराज जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है?
नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मैडम। साक्षी महाराज जी नमस्कार, अभिरंजन कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ कुमार साहब, नमस्कार करता हूँ। हाँ नमस्कार नमस्कार। मुद्दा ये है कि जो आदर्श ग्राम योजना है, 282 आपके सांसद हैं पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है 71 सांसद हैं आपके, और 2 अपना दल के भी हैं, तो 73 हो गए। लेकिन 73 में से अभी सिर्फ 7 लोगों ने पूरे देश में मेरे ख्याल से, और उत्तर प्रदेश में तो 2-3 ही हैं जिन्होंने अभी तक आदर्श ग्राम का चयन किया है कि हमें इस गांव को डेवलप करना है। तो इतनी कछुआ वाली रफ्तार से साक्षी महाराज आप लोग क्यों चल रहे हैं? मुझे लगता है कि सूचना सटीक पहुंच नहीं पाई होगी। मैंने स्वयं उन्नाव में तीनों गांव अपने गोद ले लिए हैं, और पहले से 3 गांव में पहले से अपनी इच्छा से कर रहा था जी। ऐसे ही मैंने आज फतेहपुर सीकरी के सांसद से पूछा, उन्होंने बताया हमने भी ले लिए हैं। हमने आगरा के सांसद से बात की, उन्होंने कहा हमने भी ले लिए हैं। हाथरस के सांसद से बात की, उन्होंने कहा हमने भी ले लिए हैं। हमने फर्रुखाबाद के सांसद से बात की, उन्होंने कहा हमने भी ले लिए हैं। तो कहीं न कहीं ये सूचना का गतिरोध हो सकता है कि सूचना ऊपर तक न पहुंची हो, जैसे मेरी भी नहीं पहुंची होगी। और कई दिनों से न्यूज में आ रहा है और समाचार पत्र में आ रहा है कि मैंने गांव गोद ले लिए हैं। फतेहपुर से तो सूचना हमारे पास आई है साक्षी महाराज जी। फतेहपुर से सूचना ये आई है कि पहले जो है आप लोगों ने चांदपुर गांव को आदर्श घोषित किया था, और उसके बाद जो है उस गांव का नाम हट गया है वहां से, उस आदर्श गांव में से। तो उसके बाद एक आदमी ने वहां पर आत्महत्या कर ली है। जो 2,500-3,000 की आबादी उतनी नहीं होती हो तो इसलिए बदला गया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो अपने उन्नाव में मुकुंद खेड़ा और बिल्कुल अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जिन्होंने झंडा फहराया था लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ में, उनका गांव चंद्रिका खेड़ा, 2 गांव, एक और एक पूर्वा में हिलोली ब्लॉक में मैंने तीसरा गांव लिया है। ऐसे मैं तो अपने 3 गांव ले चुका हूं, और पहले से सांसद बनने से पहले से ही मैं 2-3 गांव में आदर्श गांव के हिसाब से ही काम कर रहा हूं, मैं अपने मन भावना के अनुसार। नहीं साक्षी महाराज, आपके गांव पर चर्चा मैं करूंगा, लेकिन क्या इस बात की आपको जानकारी है कि फतेहपुर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया इसी वजह से क्योंकि उसके गांव का चयन पहले हुआ, ऐसा उन लोगों का कहना था, और उसके बाद उसके गांव का नाम हटाकर किसी दूसरे गांव का नाम ले आया गया बीच में? नहीं, इसकी मुझे कतई जानकारी नहीं है। वहाँ की सांसद को भी मैं वो मुझे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आपने संज्ञान में डाला है, मैं सांसद से बात करूंगा, और जो गांव पहले ले लिया गया उसे हटाने का कोई प्रश्न नहीं होता। अगर ऐसा किया गया है तो उसे हम पुनः उस गलती को सही करने का प्रयास करेंगे। और इसमें कौन सी बात है, अगर एक गांव को बाद में भी अगर लेना है, अगर मन में ये विचार आ गया कि दूसरे गांव को लेते हैं, तो पहले गांव को छोड़ने वाली क्या बात है? उस गांव को भी ले लीजिए, 2 गांव को ले लीजिए। नहीं है, एक साल में एक गांव की बात थी, लेकिन हम लोगों ने 3 गांव ले लिए। धीरे धीरे जो काम हो सकता है सो करेंगे, बिल्कुल। तो उनको भी ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत समझदार हैं फतेहपुर की सांसद, कहीं से कोई मिस्टेक कैसे हो गई या हुई है कि नहीं हुई है, कहीं बदनाम करने के लिए तो ऐसा नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोग उनके बदनाम करने के लिए कोई अपनी जान नहीं देता। साक्षी महाराज, कोई राजनीति तो नहीं है, मैं अभी नहीं कह सकता। साक्षी महाराज, बदनाम करने के लिए कोई आत्महत्या नहीं करता, कोई अपनी जान देकर आपको क्यों बदनाम करेगा? साक्षी महाराज, किसी एमपी को क्यों बदनाम करेगा? आत्महत्या इसके कारण से हुई है कि कोई और कारण हो सकता है, उनके ऊपर स्वयं वहाँ हमला हो गया था, तो वहाँ की राजनीति जरा दूसरे तरह की है, लेकिन वो साधु ही हैं, और मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कोई ऐसी गलती कर सकती हैं। अच्छा चलिए, तो निश्चित रूप से सुधार आएगा। चलिए साक्षी महाराज, अब आपके गाँव की हम बात कर लेते हैं। आप सांसद हैं उन्नाव के, आपको पता होगा कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कुल कितने गाँव हैं? जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में कुल कितने गांव हैं साक्षी महाराज? अरे हमारे यहाँ तो 5,000 से भी ज्यादा गांव हैं। 5,000 से ज्यादा गांव में साक्षी महाराज, जब आप 3 गांव को या 5 गांव को गोद लेते हैं तो बाकी 4,995 गांव के लोग आपको घेरते नहीं है क्या? नहीं, तो इसकी चिंता तो हम लोगों ने की है, पर मोदी जी ने कहा है कि ये राजनीति से अलग हट करके सामाजिक रूप से अन्य गांवों को लोगों से बात करनी चाहिए। तो हमने तो अब ये सोचा है कि विधानसभा वाइज लोगों से बात कर करके एक-एक गांव
एक एक गांव एक एक विधानसभा में लिया जाए, ऐसा हमने सोचा है। तो बाकी गांव के जो आपके वोटर्स हैं साक्षी महाराज, उनको अपना मुंह कैसे दिखाइएगा? हमारे पास सांसद निधि है, उसके द्वारा सरकार की 1000 योजनाएं, उनके द्वारा प्रदेश सरकार की योजना, उनके द्वारा काम तो सबका कराएंगे, सबको संतुष्ट करेंगे, किसी को नाराज तो नहीं करेंगे, परंतु ये अपेक्षा सबकी रहती है कि हमारा गाँव आदर्श योजना में आए, हमारा गांव आदर्श योजना में आए। अब हम संत हैं तो हमारे समझाने से लोग मान लेंगे, लेकिन समस्या तो ये बनी हुई है। तो साक्षी महाराज, आप इतना तो मान रहे हैं ना कि जिन गांवों का नाम आदर्श गांव योजना में नहीं आएगा, उन गांवों के जो आपके वोटर्स हैं, मतदाता हैं, नागरिक हैं, वो नाराज भी होंगे और निराश भी होंगे। ना कुछ नाराज होंगे, निराश होंगे, लेकिन उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें भी कुछ न कुछ दिया जाएगा, उनकी भावना का आदर सम्मान किया जाएगा। परंतु हाँ, ये बात ठीक है कि वोट सबने दिया है, तो एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा गांव सांसद आदर्श योजना के अंतर्गत आना चाहिए। तो फिर आप वोटरों को तो समझाएंगे, मोदी जी को भी समझाइए ना साक्षी महाराज, इस तरह की योजना क्यों? आपके कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके अगर ये आपकी समझ में आ रही है तो समस्या तो सांसदों के आगे है, तो क्या आप कोई बात नहीं कर रहे होंगे? नहीं, मुझे तो ये जानकारी है साक्षी महाराज कि आप मोदी जी को नहीं समझा पा रहे हैं, मोदी जी ही आपको समझा दे रहे हैं। बात नहीं है, निवेदन कर सकते हैं, वो हमारे नेता हैं। और आप देखिए तो अभी केवल 5 महीने हुए, 5 महीने में कहां से कहां तक भारत को पहुंचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आप मोदी जी को नहीं समझा पा रहे, मोदी जी आपको समझा दे रहे हैं। आप लोग मदरसे वाला प्रसंग आपको याद होगा साक्षी महाराज, मोदी जी आपको समझा दे रहे हैं। याद मन दिलाइए, वर्धमान में बात करिए, समूलिया मदरसा की बात करिए, बंगाल की देखिए, हमें याद मन दिलाइए। वो टॉपिक हमने छोड़ दिया, हमने तो प्रश्न छोड़ दिया। आप लोगों ने हमें कटघरे पे खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन क्या हो रहा है आप देख नहीं रहे क्या? ओबीसी कुछ बोलता है तो आप कुछ नहीं बोलते, और साक्षी महाराज कुछ बोलते हैं, हमारे कपड़े उतारने का काम। और साक्षी महाराज दूसरा मुद्दा है, आप देखिए कि नमामि गंगे योजना, चैनल नहीं, मैडम ने हमसे बहुत उल्टा सीधा कहा था, हमने बात करना बंद कर दिया था। लेकिन जब ये वर्धमान में जो कुछ हो रहा है, एक एक बम ऐसा पकड़ा जा रहा है मदरसों में जिससे 10-10 हजार आदमी मारे जा सकते हैं, तो अब मीडिया कहाँ सो रहा है? नहीं, किसी का इंटेंशन आपको बदनाम करने का या घेरने का नहीं होगा साक्षी महाराज, आपको ऐसा लगा होगा। मीडिया देखिए अपना काम करता है साक्षी महाराज, इसका उत्तर चाहता हूँ मीडिया से। मीडिया अपना काम करता है। आप लोग कई बार ये सोचते हैं साक्षी महाराज कि सारी बातें आपके अनुकूल हों, कई बार ऐसा होता है कि आपके अनुकूल भी चीजें होती हैं, कई बार प्रतिकूल भी हो सकता है, तो इस बात को आपको भी समझना चाहिए। मैं नमामि गंगे योजना पर आना चाह रहा हूं साक्षी महाराज, वहां पर भी जो है काफी सारा खर्च किया जा रहा है, 2000 करोड़ का बजट है। उमा भारती स्टीमर से जो है गंगा में नौका विहार कर रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में, तमाम जगहों पर गंगा में अभी भी उसी तरह से नालों से के जरिए औद्योगिक कचरा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, सारी गंदगियां अभी भी उसी तरह से गंगा में बहाई जा रही है साक्षी महाराज। हेलो साक्षी महाराज जी से हमारा संपर्क कर दिया है। दूसरा जो मुद्दा आप बता रहे थे, मैं तो ये कहता हूं कि जो ये योजना है ये संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है। देश में हर व्यक्ति को, हर गांव को, हर शहर को जो देश की पूंजी है, जो देश के विकास के साधन है, उसमें समान रूप से अधिकार है अपना विकास कराने का, अपना अधिकार पाने का। अगर कुछ गांव 5 साल में 5 गांव ही खाली विकसित होते हैं संसदीय क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर अन्य लोगों के साथ बेईमानी, और इसको जनता का कोई आदमी स्वीकार नहीं करेगा। आप जो गंगा जी के, अविरल गंगा की बात करती थी, आज हमारी गंगा जी के सफाई का जिनका दायित्व केंद्र सरकार पर है, उन्होंने कानपुर में बहुत से आंदोलन किए, बहुत बार गंगा के तट पर बैठी, धरना दी। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, 25 नाले तब भी गिर रहे थे, आज की तारीख में भी कानपुर में गंगा जी में 25 नाले गिर रहे, समाचार पत्र रोज छाप रहे हैं। आज स्टीमर से आप क्या देखने के लिए वहां पर जा रही हैं? आप तो कितने बार कानपुर में आंदोलन कर चुकी, धरना दे चुकी, आज तो आपके हाथ में काम करने का। क्या इतने समय में एक भी योजना इस हिंदुस्तान में गंगा जी को पवित्र करने के लिए लागू की गई? अगर हम कांग्रेस के लोग कहें तो लोग कहेंगे कि आप आलोचना कर रहे हैं, आप कुंठा से बोल रहे हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च संस्था संपादक जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये गति है केंद्र सरकार की तो 200 साल में गंगा जी को पवित्र नहीं किया जा सकता। उसने ये भी टिप्पणी की कि अगर आपके पास कोई योग्य आदमी नहीं है तो दिल्ली में जिस तरीके से मेट्रो डेवलप करने के लिए श्रीनिवासन को लाया गया था, आप दुनिया से कोई आदमी ढूंढ करके लाइए तो गंगा जी के पवित्रता के लिए काम करे। तो मैं ये कह रहा था। और तीसरी योजना जो सफाई योजना की थी, उस पर मैंने आपको बताया कि बिना संसाधन के
तय किए हुए इस तरीके से काम करना कहीं कुछ उचित नहीं। और जनधन योजना में मैंने कल एक बैंक अधिकारी से बात की, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि भैया मोदी जी ने कहा था कि उसमें 5,000 रुपए का कर्ज मिल जाएगा, मोदी जी ने कहा था चेक बुक मिल जाएगी, उसमें रुपया आने लगेगा, उससे इलाज होने लगेगा। इतने तरीके की भ्रांतियां फैलाई गई कि गरीब आदमी परेशान है। मैंने बैंक अधिकारी से एक बात की, उसने कहा कि आरबीआई से कोई गाइडलाइन नहीं, मैं कोई भी चेक बुक देने की स्थिति में नहीं हूं, ना मेरे पास इतना बजट है कि इतनी बड़ी संख्या में पासबुक जारी की जा सके। और आगे बीमा जो राशि तय की गई कि 50,000 का बीमा हो जाएगा, उसकी राशि कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछे, किसी ने भी अभी नहीं तय किया कि आरबीआई से या कहां से, कि वो इतनी बड़ी धनराशि बैंकों को कहां से मिलेगी जो जनधन योजना का फायदा उठा सके। तो ये सरकार सिर मुड़ाते जो ओले पड़ने वाली बात वो तय हो रही। जिस तरह काले कानून काला धन के मामले में ये सरकार फेल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, इन योजनाओं पे बात करते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि कितना रुपया कहां से आने वाला है। तो जब मालूम नहीं था तो 3 लाख और 15 लाख और 5 लाख की घोषणा आप चुनाव के पहले कैसे कर रहे थे? कल मोदी जी ने कहा। तो मैं कह रहा हूं ये चारों योजनाएं इनकी व्यवहारिक नहीं है, केवल खबरों तक सिमट करके रह गई हैं और इन योजनाओं से जनता का कोई भला होने वाला नहीं। देखो इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि गंगा की सफाई तो बाद में होगी। हम भी ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि गंगा की सफाई आप बाद में कीजिएगा। गंगा में जो को गंदा करने वाली जो प्रक्रिया है उसको तो आप रोकिए, उसको तो कम से कम कीजिए। जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं कि गंगा में नाले नालियां बहाई जा रही हैं, औद्योगिक कचरा जा रहा है, सीवर का पानी जा रहा है, तमाम चीजें हो रही, सिर्फ इतनी अवेयरनेस फैलाने से नहीं होगा कि लोग जो है सड़क पे सूखे पत्तों पर झाड़ू चला दें। ये तो देखिए जैविक कचरे हैं जो 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15-20 दिन में मिट्टी में मिलकर अपने आप खत्म हो जाते हैं, खाद बन जाते हैं। तो सिर्फ इन कचरों की बात नहीं है। जब हम सफाई की बात करते हैं तो हमें जल प्रदूषण के बारे में सोचना होगा, ध्वनि प्रदूषण के बारे में सोचना पड़ेगा, तमाम जो औद्योगिक गंदगी फैलाई जा रही है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आम आदमी झाड़ू लगा दे ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जिनका काम जो है शहरों को साफ करना होता है, वो भी अपना काम जरा ठीक से करें। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी तो आपके संसदीय क्षेत्र से ये खबर आई कि वहां पर एक गांव को गोद ले लिया जा रहा है। लोग गांव के बहुत खुश थे, तभी ये खबर आई कि उस गांव को गोद नहीं लिया जा रहा है, उसकी जगह दूसरे गांव को लिया जा रहा है। इससे एक आदमी इतना क्षुब्ध हो गया कि उसने आत्महत्या तक कर ली। कहां से ये खबरें आ रही हैं, कहां से ये बातें सब उठ रही हैं? मेरी बात आप समझिए जी। मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं हुआ है जी, क्योंकि मुझे तो मीडिया के द्वारा ही जानकारी हुई कि वो मानक में नहीं आया है। आज भी मैं गांव के लिए, क्योंकि मेरी प्राथमिकता नहीं होती तो उस गांव को मैं चुनती ही नहीं जी। 787 ग्राम पंचायतें हैं, उतनी ग्राम पंचायतों में मैंने चांदपुर को प्राथमिकता दी जी। और अब मानक में है कि पूरे मंजरे लिए जाएंगे तो 8,000 की आबादी आ रही है। तो निरंजन ज्योति, आप इस बात को कंफर्म कर रही है ना, आप इस बात को कंफर्म कर रही है ना कि चांदपुर गांव को आपने चुना था? इनको मानक नहीं मालूम थे, वो गांव चुन रही है। तो मानक क्या होता है? जो गांव पिछड़े हुए हैं कायदे से, वो आना चाहिए उसमें। मानक का क्या करना है उसमें? सुनिए, जब मेरी बात तो सुनिए जी। मैं अभी भी पिछड़े गाँव के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ। जिन गाँव में कहीं कोई विकास की रोशनी नहीं गई, उन गाँवों को मैं विकास दूंगी। तो ठीक है ना निरंजन ज्योति, आप एक ऐसा गांव भी चुन लीजिए जो मानक पर आता है आपके हिसाब से, जो सरकारी मानक पर आता है। एक ऐसा गांव भी चुन लीजिए और एक चांदपुर को भी चुन लीजिए। वहाँ के लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो ये बात तो हम लोगों के लिए शर्म की है ना। नहीं भैया, देखिए मैं तो जनता से भी प्रार्थना करूंगी कि धैर्य धारण करें। हाँ। जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जब कहा है कि हर गांव में लाइट होगी, हर गांव में पानी होगा, हर गांव में रोशनी होगी, हर गांव का विकास होगा, तो मुझे लग रहा है कि इसमें जनता को भी धैर्य धारण करना चाहिए। जनता तो धैर्य धारण करेगी, लेकिन निरंजन ज्योति एक बात आप बताइए, आपने खुद बताया कि आपके इलाके में, आपके संसदीय क्षेत्र में करीब 1,500 गांव हैं। जब आप उन गांव में से आप एक गांव को चुनेंगे या 2 गांव को चुनेंगी तो बाकी गांव के लोग तो नाराज और असंतुष्ट होंगे ना। देखिए मैं तो अभी ये बात करने वाली हूँ अपने केंद्रीय मंत्रियों से जी। और माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा भी है कि ग्रामीण विकास के माध्यम से हम परामर्श करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही जो नहीं हो पा रही है। जो काम नहीं हो पाएंगे निधि से भी होंगे, केंद्र सरकार से भी लाएंगे,
समय और गाँव में मैं जाती हूँ क्योंकि निधि तो सीमित है। 5 करोड़ है, 6 विधानसभा है। अभी सीमित है। अभी साक्षी महाराज जी से भी बात हो रही थी। साक्षी महाराज भी ये कह रहे थे कि देखिए दिक्कतें तो आएंगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, वोटरों को समझाना पड़ेगा, सारे गांव के लोगों ने वोट दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, आप भी करीब करीब उस तरह की बात कह रही हैं कि दिक्कतें आएंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता निरंजन ज्योति कि पार्टी के फोरम में इस योजना पर ठीक तरीके से बात नहीं हुई, सांसदों से ठीक तरीके से राय मशविरा नहीं किया गया और इस योजना का ऐलान कर दिया गया? नहीं, मैं इसको इस रूप में मैं लेती हूँ कि हो सकता है कि माननीय मोदी जी बहुत काम करना चाहते हो और सांसदों को निमित्त बना रहे हैं जी। वो उनके भी दिमाग में होगा कि एक ही गांव के प्रधानमंत्री थोड़ी बने हैं। तो सांसदों गाँव के सारे देश की जनता में वोट दिए हैं। तो ठीक है, सांसदों को निमित्त बनाना चाह रहे हैं मोदी जी, ये बात समझ में आती है, लेकिन सांसदों से एक बार राय मशविरा तो कर लें। क्या नरेंद्र मोदी ने साक्षी महाराज से पूछा? क्या नरेंद्र मोदी ने निरंजन ज्योति से पूछा? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने 282 सांसदों से इस पर चर्चा की कि मैं इस तरह की एक योजना लाना चाह रहा हूं, आप लोग इसके लिए सहमत हैं कि नहीं है? मैं इसके भी उल्टा बोलूंगी जी। मैं उल्टा बोलूंगी कि हमें जहाँ आवश्यकता होगी जिन गाँव के लिए हम सरकार से लाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हर गाँव की थोड़ी सोची कि मालूम है कि किस गाँव में क्या होना है। हर गांव की परिस्थिति हमें मालूम है, हम देंगे। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और नहीं निरंजन ज्योति, लेकिन जिन लोगों को योजना को इम्प्लीमेंट करना है उन लोगों से बिना राय मशविरा किए हुए, उन लोगों का फीडबैक लिए बिना, उस योजना के गुण दोषों पर विचार किए बिना एक योजना लॉन्च कर दी जाती है। आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा है निरंजन ज्योति? तो मुझे तो नहीं लग रहा है। सीधे समझ में आ रही देश के अंदर एक गांव का माध्यम बना करके पूरे देश का विकास करना चाहता है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, एक गांव को माध्यम बनाकर पूरे देश का विकास करना चाहते हैं मोदी जी, लेकिन निरंजन ज्योति एक सांसद के तौर पर आप बताइए कि आज आपके संसदीय क्षेत्र में एक गांव के एक आदमी ने आत्महत्या की है। आप जो है एक गांव को या 2 गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और बाकी 1,500 गांव के लोग आत्महत्या करने लगेंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे, नाराजगी जताने लगेंगे, तो आप क्या करेंगी फिर? नहीं, ऐसा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर गांव आदर्श बने, हर गांव के लोग अच्छी रहन सहन, अच्छे लाइट बिजली पानी में रहें। 2 गांव को आदर्श बनाकर निरंजन ज्योति बाकी 1,500 गांव में आप अपना चेहरा कैसे दिखा पाएंगी? कैसे आप अपने बाकी गांव के वोटरों को फेस कर पाएंगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा वोटर बहुत समझदार है, हर गांव में विकास होगा मेरी तरफ। चलिए जनता की समझदारी पर आपने छोड़ दिया है। मुझे लगता है सरकार की समझदारी पर जरूर प्रश्न चिन्ह है। जो चर्चा होनी चाहिए थी सांसदों के बीच में, फीडबैक लिया जाना चाहिए, वो मोदी जी ने नहीं किया। प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया पूरे देश के अंदर और ये मोदी जी की अनुभवहीनता पहली बार देश में दिखाई दे गई। चेहरा बेनकाब हो गया। मोदी जी ने उत्साह में आकर जो है घोषणा कर दी कि ऐसा संविधान लाएंगे, देश की जनता के अधिकार से ऊंचे प्रधानमंत्री वो बन गए हैं। तो चौल सस्ता किया गया, चीनी सस्ती की है क्या? या तो 500 गांव से पूरा देश विकास कर लीजिएगा 5 साल में। 6 लाख गांव है यहाँ पर। निरंजन ज्योति की बात हो गई है। निरंजन ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुलिका, मैं एक वाक्य से कंप्लीट करूंगा बात को। बात यह है कि नरेंद्र मोदी की 3 चीजें मैं कहूंगा कि 3 में से कोई एक चीज तो है इस सांसद आदर्श ग्राम योजना को लाने के पीछे। या तो नरेंद्र मोदी की अनुभवहीनता है, या नरेंद्र मोदी का अति उत्साह है, या नरेंद्र मोदी में लोकतंत्र की कमी है। अति उत्साह में हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया हो, अति उत्साही है नरेंद्र मोदी, ये बात सही है। अनुभवहीनता में भी हो सकता है कर दिया हो कि उनको पता नहीं कि जब हम इस तरह की योजना लाएंगे तो उसके नतीजे क्या होंगे। और तीसरा, लोकतंत्र की कमी भी हो सकती है कि इतनी बड़ी योजना ला रहे हैं, जिन सांसदों के नाम पर ला रहे हैं, जिन सांसदों को निमित्त शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, निरंजन ज्योति वाला शब्द, जिन सांसदों को आप निमित्त बनाना चाह रहे हैं, उन सांसदों से आपने चर्चा ही नहीं की। तो ये कहीं से ये लोकतंत्र की कमी वाला भी है। तो ये 3 में से कोई एक चीज तो है नरेंद्र मोदी। चीजें कहिए ना, आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? तीनों चीजें वो आप कहिएगा, मेरा तो है कि विश्लेषण का मामला है। ये 3 में से कोई एक चीज कम है नरेंद्र मोदी में। जी। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, अभिरंजन कुमार जी। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।